तो लेक्चर को यहां से आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को पता है कि पहली वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, चीजें हैंग होने लगी थी, ये पीपीटी जो है वो हैंग होने लगती है यहाँ पर, कई ये सेकंड टाइम ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसका कुछ सॉल्यूशन देखता हूं यहाँ पर। इसमें हम लोगों ने देखा था कि मैप बेस्ड क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये नहीं दिख रहा था, और फिर आगे जो पीपीटी मैंने बनाई थी वो भी ब्लैंक दिखने लगी थी। तो इसलिए यहाँ पर इसको फिर से रीस्टार्ट किया कंप्यूटर को, तो चीजें अब थोड़ा सा सही चल रही हैं। तो यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन है, रवि रिवर जाकर मैप में नहीं हारेगा, कहां पर लोकेटेड है, फिर काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। मैंने ओवरव्यू दे दिया था, तो उस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, जो छोटी सी वीडियो है इसमें आप लोग के आंसर, ओवरव्यू और कई सारी चीजें डिस्कस की थी। यहाँ पर अभी हम लोग आगे आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे एक पर्टिकुलर केस के बारे में, जिसका अभी डिसीजन आया है। ये 1985 का केस था और 2020 में डिसीजन आया है, तो पूरे 35 साल लग गए यहां पर इस डिसीजन को आने में। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जाती है कि जब हम लोग अपनी कंट्री में जस्टिस के बारे में बात करते हैं तो जस्टिस डिलेड इक्वल टू जस्टिस डिनाई, यानी कि एक तरीके से अगर जस्टिस में डिले हो रहा है तो डिनाई के इक्वल माना जाता है। पर लेकिन फिर भी ये जो केस है ये इस टाइम पर यहां पर इसका जो डिसीजन आया ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी उत्तर प्रदेश में जो एक अभी इंसिडेंट देखने को मिला विकास दुबे वाला, और साउथ इंडिया में जब दो जो फादर और बेटे को यहां पर पुलिस कस्टडी में जिनकी डेथ हुई, तो वहां से ये चीजें देखने को मिलती है कि पुलिस का कितना गलत तरीके से जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनके जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा यूज किया जाता है। यूज नहीं बोला जाएगा बल्कि मिस यूज बोला जाएगा यहां पर। तो उसी का ये रिजल्ट था यहां पर, जो कि केस देखने को मिला था 1985 में। केस के बारे में एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूं, उसके बारे में आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। यहां पर बात की जा रही है राजा मानसिंह के बारे में। ये राजा मानसिंह जो है यहां पर जो पिक्चर में भी आप लोगों को दिख रहे हैं यहां पर, ये भरतपुर के राजा हुआ करते थे। पर लेकिन अगर बात करें 1985 में हमारी कंट्री आजाद हो चुकी है और उसके बाद में सब यहां पर इलेक्शन वगैरह वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, एक स्टेब्लिश डेमोक्रेसी। तो इस टाइम पर यहां पर जो पॉलिटिकल लीडर है उनके बीच में झड़प होती है। क्या होता है बेसिकली कंडीशन, यहां पर इनका जो बेसिकली एरिया था वहां पर इनका जो झंडा वगैरह था उसकी इंसल्ट की जाती है। ये बेसिकली आप लोगों को पता है कि राजा की खुद का एरिया हुआ करता था, वो सारी चीजें देखने को मिली। और उस टाइम पर जो चीफ मिनिस्टर थे यहां पर वो कांग्रेस के थे, जिनका नाम था शिवचरण माथुर। ठीक है, तो शिवचरण माथुर साहब जो हैं यहां पर एक तरीके से माना जाता है कि कांग्रेस के द्वारा इनके झंडे का अपमान किया गया। तो इसके चलते इनके द्वारा जो कांग्रेस का चोपर था यहां पर इनके सीएम का, वो चोपर इनके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जहां पर उनकी मीटिंग हो रही थी वहां पर भी एक गाड़ी लेकर चढ़ा दी इन्होंने अपनी जीप वगैरह, तो कंडीशन काफी खराब देखने को मिली। तो ये जो सिचुएशन हुई तो इसका मतलब ये है कि चीफ मिनिस्टर की बेइज्जती कर दी। अब चीफ मिनिस्टर की बेइज्जती कर दी, उसके हाथ में पूरी पावर है, तो अब वो इसका यहां पर कुछ ना कुछ उसका जरूर करेगा। तो यहां पर इन्होंने ये सारी दुर्घटना करने के बाद में ये सरेंडर करने जा रहे थे, तो उसी के चलते जो पुलिस है, पुलिस ने इनको रोका और यहां पर इनके ऊपर गोली बरसाई गई। और पहले तो ये बोला गया कि इनके पास में गन है, पर लेकिन फिर बाद में ये भी एक्सेप्ट किया गया कि इनके पास में गन नहीं थी। जब कंडीशन ये देखने को मिली कि चीजें आगे बढ़ नहीं रही है, फिर आगे चलकर ये जो केस है ये सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो राजीव गांधी जी थे, तो उनके द्वारा चीजों को देखा और यहां पर इसको ट्रांसफर कर दिया गया सीबीआई को मैटर। और जो ये चीफ मिनिस्टर थे यहां पर शिवचरण माथुर, इनको भी बोला गया कि आप लोग अपनी पोस्ट से नीचे उतरिए, यानी कि एक तरीके से रेजिग्नेशन दीजिए। पर लेकिन आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर केस चल रहा है और उस पर्टिकुलर एरिया में उसी की गवर्नमेंट है, तो केस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा जयललिता जी का जो केस था वो कर्नाटक ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि वहां पर केस शांतिपूर्ण ढंग से वहां पर वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। इसी तरीके से यहां पर जो केस था ये 1990 में 1985 में चीजें हुई। 5 साल बाद लगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट को कि ये केस जो है यहां पर ये सही नहीं होने वाला है, तो राजा की जो बेटी थी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मैटर था ये जयपुर से मथुरा ट्रांसफर कर दिया, जो कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहां पर जो डिसीजन आया अभी यहां पर ये मथुरा के कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया, जिसमें जो 11 पुलिस वाले यहां पर कन्विक्टेड पाए गए हैं। 11 पुलिस वालों के साथ में एक डीएसपी भी यहां पर, यानी कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी यहां पर इस केस में संलिप्त पाए गए हैं, जिनको सबको यहां पर एक तरीके से कन्विक्टेड पाया गया है। तो नॉर्मली पुलिस करती क्या है उसके बारे में बात की जा रही है, क्या कंडीशन देखने को मिलती है, उन चीजों का एनालिसिस किया जा रहा है। तो उसी के बारे में इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालने वाले हैं। देखिए कई बार सिचुएशन आप लोगों को ऐसा देखने को मिलता है, पुलिस क्या करती है, पुलिस यहां पर मर्डर करती है और उसको एक एनकाउंटर की तरीके से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है कि ये एनकाउंटर था, यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन जो मारा गया है वो मुठभेड़ में मारा गया है। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को कई बार मिलती है। तो ये जो चीजें हैं यहां पर कहीं ना कहीं उस पर एक रोकथाम लगेगी, जो मथुरा सेशन कोर्ट का जो यहां पर अभी डिसीजन आया उससे। और 11 पुलिस पर्सन जो है इंक्लूडिंग डीएसपी, जो कि राजा मानसिंह की
हत्या के हत्यारे पाए गए यहाँ पर, अब उनको एक कहीं ना कहीं जो सजा मिलती है आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर एक तो इनकी हत्या हुई थी और इनके 2 एसोसिएट थे इनके साथ में, यानी कि इनके जो सहायक थे उनको भी मारा गया था। तो ये कंडीशन देखने को मिली। आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में जो जस्टिस है वो काफी लेट होता है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा लेट हुआ, पर लेकिन ये इतना लेट भी सही नहीं है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है कि 35 साल लग गए, 35 साल लग गए केस को कंप्लीट होने में। कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जब केस कंप्लीट हो रहा होता है उन वो एक तरीके से धरती से निकल लेते हैं, यानी कि उनकी जान चली जाती है, उसके बाद में डिसीजन आता है। ऐसा ही कुछ केस आप लोग देखते हैं, जयललिता जी वाला जो केस था, उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में केस का डिसीजन आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या कंडीशन फिर रह गई, यानी कि पर्सन तो चला गया, अपनी जिंदगी जीकर चला गया, तो फिर अगर वहां पर उसको आप लोग सजा सुना भी रहे हैं तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। ऐसे ही कुछ केस के बारे में बात की जा रही है। रेलवे मिनिस्टर थे जिनका नाम था एलन मिश्रा, तो रेलवे मिनिस्टर का एसेसिनेट किया गया, यानी कि इनको मारा गया। ये यहां पर मारा गया था 1975 में, और जो सजा सुनाई गई 2014 में, यानी कि 39 ईयर, लगभग 40 साल बाद यहां पर डिसीजन आया। 40 साल में अगर उस पर्टिकुलर पर्सन ने उसकी हत्या कर भी दी थी, अब 40 साल बाद क्या होने वाला है, क्या आप लोग कुछ देख सकते हैं यहां पर कुछ रिजल्ट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट केस है, काफी ज्यादा इशू यहां पर आप लोगों को देखने को मिला था अभी कुछ दिनों पहले ही, हस्तिनापुर वाला जो केस यहां पर निकल के आ रहा था। तो उस वाले केस में भी यहां पर जो 40 मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग थे उनका मैसेकर किया गया 1987 में, और उसके बाद में फिर यहां पर 2015 में उनको बरी कर दिया गया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा रिस्टोर किया गया फेथ जुडिशरी प्रोसीजर में, और फिर 16 जो लोग थे यहां पर, 3 साल बाद फिर यहां पर कंडीशन देखने को मिली, फिर 16 लोगों को यहां पर इसमें एक तरीके से देखा गया कि कन्विक्टेड पाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है कि कहीं 40 साल लग रहे हैं, कहीं 35 साल लग रहे हैं, तो कहीं 20 साल, कहीं 25 साल, इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। तो इसका क्या मतलब रह गया इतना लंबा, अगर कोई कंडीशन खिंच जाती है तो आप लोग ये समझिए क्या रियलिटी में उसको हम लोग एक अच्छा एक जस्टिस बोल सकते हैं। तो ये जस्टिस तो है पर लेकिन अप टू द मार्क नहीं है। तो इसलिए यहां पर अगर कोई ऐसा चीजें चलती हैं तो फिर लंबे समय तक चीजें खिंच जाती हैं, तो ये सही नहीं है। हाँ, रिजल्ट आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि हाँ चलो जस्टिस मिल रहा है, पर लेकिन इसको रियलिटी में जस्टिस मिलना नहीं कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला जाता है ना कि डिलेड अमाउंट जी, ऐसा होता है कि जैसे जस्टिस को डिनाई कर दिया, तो ये एक सिद्ध सत्य भी बोला जाता है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलता है। वो एक अलग बात है कि आउटकम वो आ रहा है, आउटकम इंपैक्टेड नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए था वही सही रिजल्ट आ रहा है, पर लेकिन रियलिटी में जो आप लोग देखेंगे ग्राउंड लेवल पर, एक टाइम पर एक पर्सन जो था, मान लीजिए उस टाइम पर 20 साल का था, ठीक है, अब उसने वो हरकतें करी उल्टी सीधी, अब यहां पर जब रिजल्ट आ रहा है इस टाइम पर ये 60 साल का हो चुका है पर्सन, तो क्या रियलिटी में यहां पर एक तरीके से जिंदगी तो ये जीत चुका है अपनी, जो इसको उस टाइम पर इसके जो किया, जो इसने किया उस टाइम पर जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा इसको मिली नहीं रही है। तो आप लोग क्या कहना है इसके मामले, या आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, तो आप लोग भी अपनी राय बता सकते हैं। अब जिसको यहां पर मारा गया था वो भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था, ठीक है। इलेक्शन जो टाइम चल रहा था, मर्डर किया गया राजा मान सिंह का, तो 21 फरवरी 1985 में। इसके साथ में यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिली कि यहां पर एनकाउंटर के नाम पर चीजें बोली गई, पर लेकिन बाद में जब चीजें देखने को मिली तो वो एक अलग कंडीशन निकल कर आई। प्रीवियस डे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इनके द्वारा जो इनके जो फ्लैग वगैरह थे वो उसका इंसल्ट किया गया, फैमिली फ्लैग था, उसके बाद में कंडीशन देखने को मिली, वो सारी चीजें अपनी जगह है। पर लेकिन एग्जैक्टली अगर आप लोग देखें ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन देखने को मिली वो बिल्कुल ऐसी थी कि बोला गया एनकाउंटर, पर लेकिन एक्चुअली कोई और ही कंडीशन थी। फिर इनके द्वारा यहां पर स्टार्टिंग में क्या किया, वही सारी चीजें हेलीकॉप्टर वगैरह जो मैंने आप लोगों को स्टोरी सुनाई थी वो चीजें देखने को मिली। तो ये लोग यहां पर कनेक्टेड पाए गए हैं यहां पर इस पर्टिकुलर लीडर को मारने में। अभी यहां पर उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, उनके द्वारा चीफ मिनिस्टर को स्टेप डाउन करने के लिए बोला गया उस टाइम पर, और फिर केस जो था वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सेंड किया गया, सीबीआई को। ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन केस का रिजल्ट अब आ रहा है यहां पर, तो ये एक सही बात नहीं है। यहां पर मथुरा ट्रांसफर किया गया फिर केस को लेटर, तो एक तरीके से ये आप लोग बोल सकते हैं कि चलो कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनके द्वारा कोई साजिश नहीं थी, पर लेकिन एग्जैक्टली धब्बा तो लग गया ना पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि क्या क्या कंडीशन एक तरीके से शामदाम दंड भेद लगाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये तो कम से कम यहां पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये जो इस तरीके केस अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट बात यह है जो कि आप लोगों को यहां पर पता भी होनी चाहिए कि देखिए आज की डेट में जो एनकाउंटर है वो बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और कई बार ऐसे लोग भी हैं जो कि बेगुनाह है, यानी कि उन्होंने कुछ गलत किया भी नहीं, उनका भी एनकाउंटर होता हुआ यहां पर नजर आता है। तो क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है जिसके बारे में यहां पर बेसिकली एक रिजल्ट आना चाहिए कि क्या आप लोग रियलिटी में चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने यहां पर कि जो हमारी जुडिशरी है वो काम करना बंद कर दे, सारा काम जो है जुडिशरी का भी, इन्वेस्टिगेशन का भी, सारा जो एनालिसिस करने का सारा काम किसी क्राइम को पूरा पुलिस के हाथ में आ गया। तो जो हमारे संविधान में जो 3 ऑर्गन बनाए गए थे कि पहले एक हमारी कंट्री में लेजिस्लेटिव होगी जो कि लॉ बनाएगी, फिर एग्जीक्यूटिव होगी जो कि इसको इंप्लीमेंट करेगी,
और फिर जुडिशरी होगी जो देखेगी कि यहां पर ये काम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये लॉ सही बनाया गया है नहीं बनाया गया। अगर लॉ संविधान के हिसाब से नहीं है तो इसको नल एंड वॉइड करार देने का काम होता है। बाकी अगर कुछ गलत किया जा रहा है एग्जीक्यूटिव के द्वारा तो यहां पर ये जो बेसिकली इसका जो डिसीजन लिया जाता है वो यहां पर केस जाता है कोर्ट में, तो जुडिशरी यहां पर कोर्ट में डिसीजन देती है। पर लेकिन अगर यहीं पर ही सारी काम निपट जाएगा तो इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर आ जाएगी, जुडिशरी का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो ये जो 3 ऑर्गन वाली गवर्नमेंट बोली जाती है जिसको आप लोग एक डेमोक्रेसी के तौर पर जानते हैं, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा और ये सिचुएशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक सही सिचुएशन नहीं है। आइए नेक्स्ट अब यहां पर बातें करते हैं। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इसको अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, इसका आंसर देना है और उसके बाद में फिर मैं आप लोगों से यहां पर बातें करता हूं आर्टिकल के बारे में। यहां पर जो बात की जा रही है ये इंडिया और भूटान के बारे में बात की जा रही है कि इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर इशू चल रहा है चाइना के साथ में, चाइना दोनों की टेरिटरी यानी कि दोनों के एरिया को क्लेम कर रहा है कि ये चाइना का एरिया है, यानी कि भूटान से भी और इंडिया से भी उसकी टेरिटरी चाइना छीनने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो इश्यूज है इसके बारे में आप लोगों से एक्सप्लेनेशन मानी गई है कि क्या इंडिया और भूटान को कैसे डील करना चाहिए चाइना के साथ में, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो आप लोग लोकेशन देखिए, ये हो गया चाइना, ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री और भूटान आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली इंडिया और चाइना के बीच में आप लोगों को एक सैंडविच नजर आएगा जैसे कि नेपाल है। थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं आप लोग और अच्छे से समझ पाएंगे। ये यहां पर भूटान हो गया, यहां पर ये हो गया ऊपर चाइना और नीचे हो गया इंडिया। अगर आप लोग इसको और दूसरे मैप में देखना चाहते हैं ताकि और अच्छे से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें तो आप लोग ये वाला मैप देखिएगा, इसमें आप लोग और कोरिलेटेड इसको ढंग से कर पाएंगे। ये जो पर्टिकुलर यहां पर ये देखिए सॉरी, यहां पर आप लोग ये देखिए भूटान को हमारी कंट्री का कौन सा राज्य टच करता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक तो सिक्किम टच करता है, दूसरा यहां पर वेस्ट बंगाल टच करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा वेस्ट बंगाल जो यहां पर जिसको चिकन नेक के आप लोग बोलते हैं ना कि यहां चिकन नेक है, यहां पर ये कनेक्ट करती है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को, तो इसको चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए चाइना जो है यहां पर जो डोकलाम वाला एरिया था, ये पर्टिकुलर एरिया यहां पर चाइना का डेडलॉक इंडिया के साथ में बना था। रीजन क्या था, ये चुंबे वैली है, याद रखिएगा चुंबे वैली। तो यहां पर ये अगर चाइना यहां पर आकर घुस जाता है तो फिर अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई लड़ाई होती है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का कनेक्शन हमारी पूरी कंट्री के साथ में कट कर सकता है चाइना जरा सी देर में। तो इसीलिए यहां पर हमको सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर होना पड़ता है कि अगर हमारे पड़ोसी देश सही नहीं रहेंगे, अगर चाइना यहां पर एक तरीके से इनके ऊपर प्रेशर डालेगा और चाइना इतना पावरफुल कंट्री है कि ये देश इनके सामने एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल जाती है। तो सिक्किम टच करता है, वेस्ट बंगाल टच करता है, इसी के साथ में अरुणाचल प्रदेश टच करता है और यहां पर आसाम टच करता है। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, तो हमारी कंट्री के 4 राज्य यहां पर भूटान को टच करते हुए आप लोग को देखने को मिलेंगे। और यहां पर इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी होगी, इंटरनेशनल बाउंड्री होगी चाइना या फिर तिब्बत वाला रीजन भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में यहां पर बात करते हैं जिसके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन होगी। अभी इंडिया और चाइना के बारे में जो बात चल रही है वो तो आप लोग जानते हैं ऑलरेडी। अब भूटान और चाइना के बारे में जानते हैं पहले थोड़ा सा। आप लोग यहां पर ये पर्टिकुलर एरिया देखिएगा, इसको बोलते हैं यहां पर सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बेसिकली भूटान के अंदर है ये एरिया। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, पिक्चर भी थोड़ी धुंधली है, कभी ये सोचो कि धुंधला दिख रहा है तो पिक्चर ही थोड़ी धुंधली है, ठीक है। जब पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करोगे तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखेगी उस टाइम पर, ठीक है। तो भूटान की बाउंड्री के अंदर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऊपर हो गया चाइना। तो ना तो ये यहां पर किसी भी तरीके से ये यहां पर चाइना से बिलोंग करती है। आप लोग कैसे समझ सकते हैं चाइना से बिलोंग करती है, क्योंकि चाइना का तो कोई बॉर्डर एरिया भी नहीं है यहां पर इसके साथ में टच करें। इधर हमारी कंट्री का अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहां पर भूटान की बाउंड्री होगी। तो इस तरीके से भूटान के अंदर की जो टेरिटरी है उसको चाइना क्लेम कर रहा है कि ये मेरी टेरिटरी है। तो ये सिचुएशन अभी यहां पर देखने को मिल रही है। तो अगर पहले आप लोग देखें बाउंड्री डिस्प्यूट यहां पर ये एक तरीके से चाइना और भूटान के बीच में, तो चाइना और भूटान के बीच में कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है कि यहां पर एक तरीके से अगर बात करें, यहां पर 24 राउंड जो बाउंड्रीज हैं वो अब तक हो चुकी हैं 1984 से लेकर यहां पर अगर 2016 के बारे में आप लोग बात करें, पर लेकिन इनके बीच में कोई ऐसा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है अगर इन सब चीजों के बारे में बात करें, ठीक है। तो कोई इस तरीके की चीजें आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो यहां पर बेसिकली जो चाइना कहता है कभी वेस्ट वाला पोर्शन, कभी इसका ये नॉर्थ वाला पोर्शन, यहां पर भी चाइना कई सारे एरिया को बोलता है कि ये मेरा एरिया है, तो ऐसी हरकतें करता है। कई बार ईस्टर्न, जैसे अभी आप लोग यहां पर देखने को मिला, इस पोर्शन के बारे में बात करें, यहां पर ये डोकलाम वाले एरिया के बारे में बात करते हैं, ये सेंचुरी के बारे में बात करने लगा। तो ये कंडीशन चाइना की देखने को मिलती है। इवन जो ये सेंचुरी है इसमें चाइना के द्वारा अटेम्प्ट किया गया कि जो इस सेंचुरी को फंडिंग दी जाती है यहां पर यूनाइटेड नेशन की साइड से जो डेवलपमेंट फंड आता है उसकी जो फंडिंग दी जाती है उसको भी रोकने की कोशिश चाइना के द्वारा की गई। हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाया, वो एक अलग बात है, पर लेकिन हरकतें करने में ये चाइना जो है वो बाज नहीं आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में यहां पर समझते हैं। देखिए थर्ड टाइम यहां पर देखने को मिल रहा है, अर्ली जून से यहां पर चाइना जो है ऐसी हरकतें कर रहा है और रिपीटेडली हरकतें किया जा रहा है कि जो भूटान के साथ में जो एरिया है उसको एक तरीके से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यूएनडीपी के द्वारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी होती है जिसके तहत यहां पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में चीजों को सपोर्ट करते हैं,
वो जो मीटिंग हो रही थी यहाँ पर, उस मीटिंग के अंदर चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा बोला गया कि स्टॉप करो फंडिंग यहाँ पर जो सक्तांग फॉरेस्ट रिजर्व है भूटान के अंदर में। हालांकि देखिए यहाँ पर ये फंडिंग जो है ये नहीं रोक पाए, तो इस तरीके कंडीशन देखने को मिलेगी। ये हमारी कंट्री में जो अरुणाचल प्रदेश का त्वांग डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ में यहाँ पर कनेक्ट देखने को मिलेगा, चाइना के साथ में तो कोई बाउंड्री ही नहीं है। तो चाइना का जो क्लेम है वो काफी सरप्राइजिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग जो है उसको पचा नहीं पा रहे कि ये भाई साहब क्लेम कर रहा है तो किस बेस पर कर रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर फंडिंग रोकने का, ठीक है, सेंचुरी को, वो यहाँ पर एक तरीके से चाइना ने जो ऑब्जेक्टिव किया अर्लियर, तो इससे पहले कोई बात ही नहीं होती थी। अभी जब फंडिंग यहाँ पर होने लगी, ये फंडिंग के टाइम पर यहाँ पर इनको याद आया, इससे पहले चाइना ने कभी नहीं रोका इसको, अभी फिलहाल यहां पर ये बातें सामने निकल कर आई। यानी कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो सो रहे थे और उनको सपने में एक तरीके से दिखा कि हाँ ये वाला तो मेरा पोर्शन है, तो उन्होंने आकर बोल दिया कि हाँ ये मेरा पोर्शन है। ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है। आज से पहले तो आप लोगों ने कभी नहीं बोला कि ये तुम्हारा एरिया है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह कि ये बाउंड्री ही नहीं शेयर कर रहा है भाई साहब तुम्हारे साथ में। इंसान ये बोलते हैं, आप लोगों ने देखा हो गांव में खेत होते हैं जैसे यहां पर, ठीक है, तो ये एक खेत हो गया, ये इसके साइड में दूसरा खेत हो गया, इनकी बाउंड्री टच करती है, उसके ऊपर लड़ाई हो जाती है कि भैया हाँ ऐसे ऐसे कंडीशन बन गई, ये मेरा खेत है तुम्हारा खेत है। पर लेकिन कंडीशन यहां पर ये तीसरे खेत वाला पर्सन इस वाले के साथ में अड़ रहा है कि हाँ भैया तेरे खेत में मेरा एरिया है। कैसे पॉसिबल है, यहां पर तुम्हारे तो बाउंड्री भी टच नहीं कर रही है, तो तुम्हारा यहां पर क्लेम कैसे हो गया? तो ये सरप्राइज कर रहा है लोगों को, तो ये बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जो भी ओरिजिन ऑफ क्लेम है चाइना के ऑफिशियल जो बोलते हैं यहां पर, ये अगर देखें 24 राउंड अब तक हो चुके हैं भूटान के साथ में 1984 से, उसमें इनके द्वारा एक बार भी इसके बारे में बात नहीं की गई। तो एकदम कहां से यहां पर इनको सपना आया कि और ये बोल रहे हैं कि ये सेंचुरी हमारी है, तो किस बेस पर यहां पर ये चीजें निकलती आ रही है। हालांकि कई सारे एरिया हैं जहां पर जैसे बात की जा रही है यहां पर पासोमुलुंग के बारे में, इसी के साथ में जाकलुंग के बारे में, ये वैली है भूटान का जो नॉर्दर्न वाला रीजन है, डोकलाम या फिर अदर जो दूसरे एरिया हैं जो पोस्चर लैंड आप लोगों को देखने को मिलेगी ट्राई जंक्शन पॉइंट इंडिया के बीच में, तो उसके बारे में कई बार बात आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन इस सेंचुरी के बारे में तो कभी बात नहीं हुई, चाइना ने कभी नहीं बोला ये मेरी सेंचुरी है। तो अब एकदम क्लेम कहां से आ गया और किस बेस पर ये क्लेम, इस तरीके के क्लेम यहां पर करते हैं? तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से जो एक्टिविटी यहां पर की जाती है। फिर देखिए चाइना करता क्या है। चाइना की सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है? आप लोगों को मैं समझाता हूं। यहां पर एक मैप आप लोग देखिएगा, अपनी कंट्री का मैप देकर समझा दो तभी आप लोग समझ पाएंगे। अभी चाइना क्या कर रहा है? चाइना मान लीजिए हमारा ये लद्दाख वाला रीजन चाइना कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत यहां पर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना का यहां भी देखने को मिलता है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो चाइना बार्गेनिंग कैसे करता है भूटान के साथ में, कैसे कर रहा है? भूटान को बोलेगा कि ऐसा करो, ये अरुणाचल, जैसे इंडिया को बोलेगा, मान लीजिए इंडिया को बोले कि अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन तो तुम रख लो और ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन मुझे दे दो, यानी कि इसके ऊपर बारे में हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। भैया किस तरीके की बार्गेनिंग है यार? इंसान ये बोलता है कि ये मेरा एरिया है, ये तुम ले लो और ये एरिया मुझे दे दो, तो समझ में आता है, मतलब हमारे ही एरिया की हमारे ही साथ में बार्गेनिंग की जा रही है। तो चाइना ऐसी हरकतें करता है, कंट्री का पहले एक एरिया कैप्चर करता है, फिर दूसरा एरिया कैप्चर करता है, जब दूसरा एरिया कैप्चर हो जाता है तो बोलता है कि ये एरिया मैं रख लेता हूं, ये एरिया तुम रख लो, और शांति में रहते हैं। तो ये हरकतें चाइना के द्वारा की जाती है, और ये क्यों कर पाता है? क्योंकि ये पावरफुल कंट्री बन चुका है, इसलिए यहां पर ये हरकतें कर पाता है। तो इसीलिए यहां पर ये प्रॉब्लम नॉर्मली देखने को मिलती है। तो भूटान के साथ भी ऐसे ही बार्गेनिंग करता है। भूटान को बोलता है जो यहां पर ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन तुम रख लो, और ये चुंबे वैली के पास वाला जो पोर्शन है ये मुझे दे दो, ताकि इंडिया के ऊपर यहां पर ये अपनी नजर रख सके। तो ऐसी एक्टिविटीज के द्वारा की जाती है। तो ये एक तरीके से बार्गेनिंग उसी कंट्री की जो बेसिकली टेरिटरी है उसी कंट्री के साथ में बार्गेनिंग करता है, ऐसे ऐसे पैकेज निकाल के लेकर आता है चाइना यहां पर। तो इसीलिए यहां पर जो चाइनीज जो है यहां पर वो सबका ट्रस्ट आराम से खोते जा रहे हैं। और याद होगा आप लोग, हम लोगों ने कल एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, उस आर्टिकल में भी ये बोला गया था कि चाइना के साथ में मिलिट्री के पॉइंट ऑफ से भिड़ने की जरूरत नहीं है, उसको एक तरीके से जो बेसिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से देखो कैसे आप लोग उसको धूल चटा सकते हो, तो उससे हम लोग शांति में काम भी कर पाएंगे। तो यही बातें बोली जा रही है। तो भूटान का जो रेस्पॉन्स है, जो एक तरीके से भूटान का अगर रेस्पॉन्स आप लोग देखोगे तो उसने रिजेक्ट किया चाइना का क्लेम, ठीक है, जो भी उसके द्वारा हरकतें बोलेगी, पर लेकिन यहां पर अपनी फंडिंग जो है वो सिक्योर कर पाया, ये अच्छी बात है। भूटानीज एम्बेसी जो है जो दिल्ली में, वो भी यहां पर बात करती है चाइनीज एम्बेसी के बारे में। तो भूटान डज नॉट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, यानी कि चाइना के साथ में अगर रिलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के थ्रू यहां पर चीजें जाती हैं, उनके कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है यहां पर चाइना के साथ में डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चाइनीज जो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर इनकी वाली वो, तो उनके द्वारा क्लेम किया गया यहां पर, और अगेन क्लेम इनके द्वारा ही किया जा रहा है। इनको लगता है कि किसी चीज को इतनी बार रिपीट कर दो कि वो सच लगने लगे, भले ही वो झूठ क्यों ना हो। ये चीजें इनके द्वारा यहां पर की जाती है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो भूटान जो है आज की डेट में संयम से काम ले रहा है। अगर देखा जाए चाइना का जो क्लेम है वो उसको बोल रहा है कि चलो नेक्स्ट राउंड में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें यहां पर लास्ट जो राउंड हुआ था 2016 में हुआ था, ठीक है, इसके साथ में जो नेक्स्ट राउंड होना था वो डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया 2017 में, इसलिए नेक्स्ट राउंड नहीं हो पाया। फिर इलेक्शन आ गए यहां पर भूटान के अंदर, इसलिए यहां पर ये चीजें नहीं हो पाई, ठीक है। अभी यहां पर पेंडेमिक आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर बातें नहीं हो पाई। तो कहने का मतलब यह कि
लंबे समय से बात करने की कोशिश चल रही है, पर लेकिन रीजन ऐसे बन जा रहे हैं कि ये जो बात है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। तो ये प्रॉब्लम आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है। अच्छी बात क्या होती है, एक सही इंसान की जिसको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, वो चीजों को सहन करता रहता है, उसकी अच्छी बात ये होती है कि देखिए आज की डेट में अगर देखें ना, थिम्पू यानी कि भूटान जो है, और इसी के साथ में अगर बात करें चाइना की बात करें इंडिया के साथ में और भूटान के साथ में, दोनों ने अब तक कोई प्रॉपर वे में, हार्श मैनर में, रस मैनर में इसको रिएक्ट नहीं किया है। इनको पता है कि चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है, तो इसलिए दोनों आराम से काम कर रहे हैं। जो भूटान है वो चाइनीज क्लेम के बारे में जब बात करें तो ये हो सकता है कि चाइना एक तरीके से प्रेशर बनाना चाह रहा हो, प्रेशर टैक्टिक यहां पर एक तरीके से अटेम्प्ट करो, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें अगर भूटान के ऊपर प्रेशर रहेगा तो भूटान कहीं ना कहीं उनकी बातें और ज्यादा मान लेगा। तो ऐसी हरकतें रहती हैं, यानी कि अभी जो 16 में, 17 में, 18 में जो मीटिंग नहीं हुई है वो अभी टाइम में यहां पर अब नेक्स्ट मीटिंग होगी, तो ऑलरेडी भूटान के ऊपर प्रेशर रहेगा। तो भूटान जो है यहां पर थोड़ा सा अपनी चीजों को बचाने को नहीं कहते कि, एक तो कहते हैं आप लोगों ने दंगल मूवी देखी होगी, एक साइड में तो कहता है कि डिफेंस में खेलो, ठीक है, एक कहता है कि अटैक करो, ठीक है। तो जब यहां पर कोच बोलता है अटैक करो, तब यहां पर आमिर खान बोलता है कि डिफेंस करो, और जब कोच बोलता है डिफेंस करो तब आमिर खान बोलता है कि अटैक करो। तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो इंसान डिफेंसिव जोन में कम होता है, इंसान डिफेंसिव जोन में तब होता है जब ना तो उसके पास में कोई एक ढंग का प्लान हो, और ना ही वो प्रॉपर वे में अपने ऊपर उसका ज्यादा कॉन्फिडेंस हो। एक तरीके से उसको लगता है कि डिफेंस करने में ये भी फायदा है, सामने ताकतवर प्लेयर है, अपने आप को बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो भूटान की भी कंडीशन आप लोग ऐसे ही देखने को मिल रही है। तो भूटान यहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में आप लोगों को एक कंडीशन यहां पर नजर आएगी, ठीक है। तो भूटान डिफेंस खेल रहा है, एक तरीके से डिफेंसिव हो जाएगा भूटान जब यहां पर ये चीजें होगी। ऑलरेडी जो चाइना है उसका एग्रेशन आप लोग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे देख सकते हैं, और अभी यहां पर ये सख्तांग क्लेम इसका सामने निकल कर आया। तो ये एक तरीके से अलग अलग तरीके की यहां पर जो टैक्टिक्स खेल सकता है, ये खेलने की कोशिश करे ताकि इंडिया और भूटान के बीच में भी जो प्रॉपर संबंध है उनमें भी कोई ना कोई कलह पड़ती हुई नजर आए। तो इस तरीके से भी यहां पर हो सकता है। रिपीटेडली जो पैकेज यहां पर बीजिंग का दिया जाता है, जैसे डोकलाम के टाइम पर भी इनके द्वारा ये हरकतें की जा रही थी, ठीक है, चुंबे वैली के पास ये बेसिकली बढ़ना चाह रहे थे। चुंबे वैली एक सेंसिटिव लोकेशन है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर चुंबे वैली में आकर बैठ जाते हैं तो हमारी कंट्री के साथ में अगर चाइना की कभी झड़प होती है तो ये हमारा जो बेसिकली रिलेशन है कंप्लीटली नॉर्थ ईस्ट के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। तो हो सकता है ये कल को बोले कि ये पूरा एरिया हमारा हो गया। तो इस तरीके से कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए चाहते हैं कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहे, तो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स इनके द्वारा खेली जाती है। तो बीजिंग जो भी यहां पर इस तरीके के क्लेम यहां पर डिजाइन कर रहे हैं, ये यहां पर इसका सोचना है, ठीक है। अब यहां पर भूटान और इंडिया इस चीज को कैसे लेकर चलते हैं, तो वो चीजें इनको अपने आप समझना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और उसके बीच में इनको एक ढंग से प्रॉपर वे में इसको यहां पर रिप्लाई करना पड़ेगा चाइना को। तो वही एक तरीका है यहां पर, वरना एग्रेशन में कुछ भी सही नहीं होगा, दोनों साइड से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती नजर आएगी। और चाइना एक पावरफुल कंट्री है, तो इस तरीके से उसके साथ में कोई एग्रेशन दिखाने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूं, क्या क्या बातें की जा रही है। आज की डेट में पूरी कंट्री जो है वो 4G का इंटरनेट यहां पर एंजॉय कर रही है, पर लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर में आप लोग बात करेंगे, वहां पर जो लोग हैं वो उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर राइटर जो है इनको बोल रहे हैं कि सिटीजन की तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तरीके से आप लोग इनको ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि इंसान आप लोग इनको मान ही नहीं रहे हैं, जैसी हरकतें यहां पर देखने को मिल रही हैं। हमारी कंट्री में 5 अगस्त 2019 से लेकर अगर आप लोग बात करते हैं, सिचुएशन जो थी वहां पर देखने को मिली थी जब आर्टिकल 370 के साथ में छेड़खानी की गई। 23 तारीख अब हो चुके हैं, 5 अगस्त को पूरा 1 साल यहां पर हो जाएगा। तो 1 साल से आप लोग उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप लोग यहां पर समझिएगा। अभी यहां पर पूरी सिचुएशन आप लोगों में बताता हूं कंडीशन क्या क्या है। 5 अगस्त को चलिए यहां पर लगा इनको कि यहां पर कंडीशन खराब हो जाएगी, इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर देते हैं। समझ में आता है कि 1 दिन सस्पेंड कर दिया, 2 दिन, 1 हफ्ते सस्पेंड कर दिया, 1 महीने सस्पेंड कर दिया, 2 महीने सस्पेंड कर दिया, 6 महीने सस्पेंड कर दिया, पूरा 1 साल होने वाला है चीजों को सस्पेंड होते हुए। और इसमें भी वो भी ऐसे टाइम पर जब मार्च के महीने में कोविड-19 की महामारी देखने को मिली। जब कोविड-19 की महामारी देखने को मिली तो सबको यह बोला गया कि घर से बैठकर आप लोगों को काम करना है। अब घर से बैठ के काम कैसे होगा, वो होगा इंटरनेट के थ्रू। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या चल रहा है, वहां पर चल रहा है 2G। तो ये काफी बुरी कंडीशन वहां पर देखने को मिल रही थी। तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग ये समझिए कि इस तरीके से सिटीजन ही नहीं माना जा रहा है लोगों को, जैसे वहां पर सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, ये सही तरीका यहां पर नहीं है लोगों को इस तरीके से ट्रीट करने का। तो इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए था कि कैसे इनके साथ में ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वो कंडीशन होगी, पहली बात। दूसरी बात जो यहां पर बोली जा रही है, बहुत सारे फैमिली मेंबर ऐसे भी हैं, देखिए आप लोगों में बता दूं अगर थोड़ी सी चीजें, कई सारे फैमिली मेंबर ऐसे जो जम्मू एंड कश्मीर से लेक्चर देखते हैं, यहां पर हमारी फैमिली के मेंबर हैं, पर लेकिन वो बेचारे लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं। एक लेक्चर देखने में उनको 6 से 7 घंटे लग जा रहे हैं 2G नेटवर्क की वजह से। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी यहां पर बोला गया कि इंटरनेट भी कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल राइट का पार्ट हो जाता है। तो पार्ट 3 में जब हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में यहां पर जब हम लोग जाते हैं तो यहां पर फंडामेंटल राइट की बात करते हैं कि इंटरनेट भी जो फंडामेंटल
राइट का इशू बन गया इन आर्टिकल्स में। तो अगर आप लोग यहां पर ये देखिए, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया, तो अगर इनके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, ये कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इनके फंडामेंटल राइट को वहां पर लेकर आए। तो यहां पर सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर आईटी इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई यहां पर इंटरनेट की वजह से, और इसकी वजह से दुनिया भर के जो लोग हैं वो बेरोजगार आज के डेट में हो गए। तो उस एक तरीके से अनएम्प्लॉयड पर्सन बहुत सारे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इस सिचुएशन की वजह से। तो यहां से क्या कंडीशन देखने को मिलती है, एक साइड में तो ऐसे सिटीजन है जो कि अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास में खूब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एक साइड में ये सेकेंडरी सिटीजन इनको बना के रख दिया है जिनके ढंग से चीजों को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसे यहां पर लेकर चल रहे हैं, और कोर्ट भी यहां पर एक तरीके से इतना सतर्क नहीं है जितना उसको होना चाहिए था, क्योंकि जब राइट के बारे में बात करते हैं तो ये माना जाता है कि कोर्ट जो है वो आएगा और चीजों को स्टेबल करेगा और चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। पर एग्जैक्टली अगर कोर्ट का यहां पर रवैया देखो तो वो भी अप टू द मार्क नहीं है। और ऐसे जो कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए, इवन जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे उनके द्वारा भी आर्टिकल लिखा गया, लॉयर कई सारे ऐसे आर्टिकल लिख रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से क्राइटेरिया होता है काम करने का, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको ढंग से प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो क्या आप लोग यहां पर समझते हैं, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। आज की डेट में अगर कुछ भी काम आप लोग करें, सारे काम ऑनलाइन ले रहे हैं, लेक्चर ऑनलाइन चल रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो बच्चे हैं उनको लेक्चर ऑनलाइन नहीं मिल पा रहे हैं, फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, कई सारे बिल ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज ऑनलाइन किया जा रहा है, कई सारी चीजें आप लोग देखते हैं, सारी मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं। पर लेकिन उस ऑनलाइन का बेस क्या है, वो है इंटरनेट। अगर इंटरनेट ही नहीं है तो क्या होगा, क्या ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड करा पाओगे? कोविड-19 ने जो मजबूरी सामने लाकर खड़ी कर दी है, तो अगर ऑनलाइन एजुकेशन आप लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो तो इस चीज का क्या फायदा यहां पर देखने को मिलेगा? तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझनी पड़ेगी। यानी कि घुमा फिरा के आप एक तरीके से सेकंड ग्रेड सिटीजन बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके जो राइट है उनका सबका हनन यहां पर किया जा रहा है। स्कूल प्रॉपर वे में ओपन हो नहीं रहे हैं, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पूरी कंट्री में सिचुएशन है। तो इंटरनेट एक मीडियम बन जाता है ताकि एजुकेशन उन तक पहुंचाई जाए, पर लेकिन जो सिचुएशन बनती है वो यहां पर इनको सोचने के लिए मजबूर बनती है कि 2G कहां तक आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो एक तरीके से जो बंदे हैं यहां पर, जो लोग आज के में रह रहे हैं, जो बच्चे रह रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि आखिर हम लोग इस एरिया में क्यों रह रहे हैं, इससे अच्छा तो यार किसी और एरिया में होते हम लोग, कम से कम अपनी लाइफ को तो इजीली यहां पर टैकल कर पाते हैं। ये अलग से वो प्रॉब्लम देखते हैं जो दूसरे लोगों के सामने नॉर्मल प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ये काफी जरूरी है यहां पर कि कंट्री के जो सिटीजन है वो सबको एक जैसा माहौल यहां पर मिलना चाहिए, तभी सिचुएशन जो होती है वो एक अच्छी सिचुएशन आप लोगों को दिखाई देगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ यहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से पूछा था, तो इसको यहां पर देख लेते हैं। देखिए जैसे कि वीडियो जो है कई बार ऐसी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लिया कीजिए, क्योंकि कुछ भी चीजें आप लोगों की छूटेगी नहीं। जो भी आप लोगों का आर्टिकल बचता है वो या तो संडे में डिस्कस कर लूंगा या फिर बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों के आर्टिकल कवर करा दूंगा मैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम आती है कई बार, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये लाइफ का पार्ट है, क्योंकि जिंदगी में अप्स और डाउन आते रहते हैं। अगर जिंदगी में अप और डाउन नहीं आएंगे तो जिंदगी जो है बोरिंग हो जाएगी। इसी के चलते तो कुछ नया सीखने को मिलता है, इसी के चलते तो हमारी लाइफ जो है एक नई डायरेक्शन पकड़ती है। तो जिंदगी में जैसी भी ऐसी चीजें हैं उनको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए चैलेंज की तरीके से, और उसको आगे लेकर चलना चाहिए। अगर दिन में कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप लोग सही जिंदगी नहीं जी रहे हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम जिंदगी में जरूर आनी चाहिए एक दिन के अंदर में, तो तभी आप लोग उस दिन को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाओगे और कुछ ना कुछ नया सीखोगे, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है हुगली रिवर के बारे में, बोला जा रहा है 260 किलोमीटर लंबी ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलती है इंडिया के अंदर में। ये गंगा जो है यहां पर स्प्लिट हो जाती है पद्मा और हुगली में, नियर गृह मुर्शिदाबाद के अंदर में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया 1 only, बी बोला गया 2 only, सी बोला गया both 1 and 2, डी बोला गया neither 1 no 2। तो सही आंसर क्या है यहां पर? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहां पर देख लेते हैं, सही आंसर यहां पर सी, यानी कि सी आंसर यहां पर सही है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहां पर बात की जा रही है हुगली रिवर के बारे में, इसको भागीरथी हुगली ये रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कई बार इसको लोकल एरिया में गंगा भी बोल देते हैं, ठीक है, कटी गंगा के नाम से भी इसको बोल देते हैं। तो ये सारे नाम आप लोगों को इसी के देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में। 260 किलोमीटर लंबी ये डिस्ट्रीब्यूटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी गंगा रिवर की वेस्ट बंगाल के अंदर में। जब यहां पर ये स्प्लिट होती है यहां पर पद्मा और हुगली रिवर में, गंगा रिवर मुर्शिदाबाद के पास में, तो यहां पर ये तब यहां पर हुगली ओरिजिनेट होती है। तो पद्मा जो फ्लो करती है बांग्लादेश के अंदर चली जाती है, ठीक है, और बाकी जो हुगली है यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये वेस्ट बंगाल में आप लोगों को नजर आती है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा आप लोग और पास से यहां पर देखते हैं, ये वेस्ट बंगाल है यहां पर, तो हुगली रिवर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जाती है, जो समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इसी के साथ में मैं आप लोगों को हमेशा एक मैप दिखाता हूं
गंगा रिवर से रिलेटेड। तो यहां पर देखिए ये बेसिकली यहां पर गंगा रिवर है, इधर को टूटकर हुगली रिवर आ गई यहां पर, और यहां पर इसको जो आगे बढ़ गई बांग्लादेश में उसको हम लोग गंगा को यहां पर पद्मा बोलने लगते हैं फिर यहां पर, ठीक है, जैसे यहां पर ये एंट्री करती है। और जब ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जमुना बोलते हैं। जब जमुना और पद्मा यहां पर ये बेसिकली मिल जाती है, ये इसको हम लोग मेघना बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आप लोग याद रखिएगा, यानी कि गंगा जैसी एंट्री करती है उसको पद्मा बोल देते हैं यहां पर बांग्लादेश के अंदर में, और ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है उसको जमुना बोलते हैं। जमुना को यमुना के साथ में आप लोगों को कंपेयर नहीं करना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, YAMUNA, और यहां पर बात की जा रही है JAMUNA। तो जमुना और यमुना में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, दोनों अलग अलग रिवर है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, इसको मेघना बोलते हैं क्योंकि ये एक मर्ज रिवर यहां पर बन जाती है, ठीक है। तो इसको रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी अगर बात करें यहां पर ये बेसिकली ये जो इसके बारे में बात की जा रही है, तो जो अपर इसका जोन है उसको भागीरथी, और जो इसका लोअर जोन है उसको हुगली, जो बेसिकली जो जोन है उसको हुगली के नाम से आप लोग पुकारते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली इसका एरिया है, ये लेंथ जो है इसकी 260 किलोमीटर है। माउथ यानी कि गंगा है जहां से ये निकलती है, ठीक है, जाकर कहां पर सोर्स गंगा है जहां पर गिरती है, ये बेसिकली माउथ बे ऑफ बंगाल है, और कंट्री इसकी इंडिया है इस पर्टिकुलर रिवर की। तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछ लिए जाते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात मुझे यहाँ पर एक कमेंट देखने को मिला, वो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। कल मैंने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर शेयर की थी, ठीक है, तो एक बच्चे के द्वारा कमेंट लिखा गया यहाँ पर कि जो पर्टिकुलर पर्सन जो यहाँ पर वीडियो बनाता है वो पर्सन अलग पर्सन है और जो इंस्टाग्राम पे जो पिक शेयर की जाती हैं ये पर्सन अलग पर्सन है, यानी कि दोनों अलग अलग पर्सन है। वीर सर जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, उन्होंने अब तक हमें कोई पिक्चर नहीं दिखाई गई है क्योंकि दोनों पर्सन जो है वो कंप्लीटली अलग पर्सन है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। तो इसके पीछे कितना तर्क है ये मुझे समझ में नहीं आया कि किस बेस पर उसके द्वारा फैमिली मेंबर के द्वारा ये बात बोली गई है, पर लेकिन काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई पर्सन, इतनी मतलब इतने हद तक भी यहाँ पर सोच रहा है बंदा कि जो लेक्चर बनाने वाला कोई और है और जिसकी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी पर्सनल पिक्स में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो वो बोलता है कि यहाँ पर ये पर्सन कोई और है, ये वीर सर नहीं है मतलब क्या भैया क्या चाहते हो और क्या क्या चीजें ऐसे दिमाग में लाते कहां से हो? कुछ प्रोडक्टिव सोचो यार, कुछ अच्छा सोचो, मतलब यहां तक भी चीजें सोच लेते हो। चलिए कोई नहीं, दिमाग को सही तरीके से यूटिलाइज करो, तभी इसको प्रोडक्टिव वे में आप लोग इसको समझ पाओगे, ठीक है। टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल इंडिया रेडियो की भी आप लोग यहाँ पर न्यूज देखने को मिल जाएगी, इसी के साथ में सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी, पास्ट में जितने भी लेक्चर लिए हैं। तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और आंसर राइटिंग ग्रुप भी फेसबुक पर है, ठीक है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और वो पोलम मैंने आप लोग को बताई थी, कल फिर मुझे शेयर नहीं करने दिया गया फेसबुक के द्वारा, तो कुछ पोलम चल रही है, तो आप लोग जो 10 बजे तक वेट किया कीजिए, फिर उसको शेयर कर दे कीजिए, पिन कर देता हूं। कल भी मैंने पिन कर दिया था एक पर्टिकुलर कमेंट, तो इस तरीके से आप लोग करिएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो लेक्चर को लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, यानी कि फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक, और कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहां पर इसको और इंप्रूव किया जा सके वीडियो को। और जितना ज्यादा हो सकते हैं लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए। अगर वीडियो शेयर नहीं कर रही है तो चीजों को पढ़ा दीजिए, आप लोगों के पास में ऑप्शन रहता है, तो वीडियो शेयर कीजिए या फिर लोगों को पढ़ा दीजिए। तो ये एक तरीका होगा अपने समाज को एक अच्छा समाज बनाने का। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।